नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। सेना ने जब से अग्निपथ योजना लॉन्च की है और जब से युवाओं की एक बड़ी आबादी इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है, तभी से देश के भीतर कथित बीजेपी विरोधी और पीएम विरोधी बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा जो देश में रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। आज स्ट्रेट टॉक में सीधी बात करेंगे बेरोजगारी की और इसे लेकर युवाओं के आक्रोश की, जो आपने और हमने पिछले कुछ दिनों के भीतर बिहार जैसे पिछड़े राज्य से लेकर देश के अग्रणी कहे जाने वाले राज्यों की सड़कों पर देखा है। स्ट्रेट टॉक में भारत में बेरोजगारी की इस हताशा की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा निवेदन है आपसे कि आप भी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर के जरिए इस बेहद अहम मुद्दे पर खुली बातचीत में हमारे साथ जुड़िए। भारत में बेरोजगारी को लेकर आपके मन में क्या सवाल या विचार हैं, आप हमसे शेयर करिए। और इस बेरोजगारी के मुद्दे पर अपने दर्शकों को बता दें कि स्ट्रेट टॉक में हमसे जुड़ रहे हैं युवा नेता अनुपम, जो लंबे समय से बेरोजगारी की समस्या को सरकारी विभागों और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाते रहे हैं। युवा हल्ला बोल आंदोलन के संस्थापक हैं और पिछले 4 साल से भी ज्यादा वक्त से इस आंदोलन को चला रहे हैं। अनुपम से जानेंगे कि उन्हें बेरोजगारी के सवालों पर सरकारी अधिकारी और सत्ता में बैठे नेताओं से किस तरह के जवाब मिले। क्या बेरोजगारी को कभी किसी नेता या फिर सरकारी अधिकारी ने एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह सुना या उस पर विचार करने की बात कही। स्ट्रेट टॉक में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या अग्निपथ योजना ने बेरोजगारी की चिंगारी को हवा दे दी है। क्या बेरोजगारी की समस्या पर केंद्र ने आंखें मूंदे रखी। क्या युवाओं के गुस्से को देखकर केंद्र अब बेरोजगारी पर बड़ा एक्शन ले लेगी। क्या बिना किसी रोड मैप के आधार पर पीएम मोदी ने 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा कर दिया था। क्या केंद्र सरकार अहम फैसले बिना गहन विचार किए ले रही है। क्या अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता के दावे सच साबित होंगे। इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे स्ट्रेट टॉक के जरिए। लेकिन पहले आइए आपको दिखाते हैं कि देश के एक जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार का बेरोजगारी की स्थिति पर क्या कहना है। The first thing is कि unemployment data in India is not very accurate. The reason is that you see when somebody loses work, they can't say we will not work and die because we don't have social security. So unlike in the West where you have social security and a lot of government support, you can say, okay, I'm not going to work till I find a suitable job. So like in the USA now, millions of people have left their jobs because they don't find that suitable job, so there's a shortage of labor there. But in India, because of lack of social security, the people are not unemployed. That's why our unemployment figures remain low. But we have a lot of underemployment. So, you may have a rickshaw wala who stands at the rickshaw stand for 14 hours and gets 2 hours of work or 3 hours of work. Or there's a headload worker at the market. He may stand for, 10, 12 hours and get 2 hours of work or 3 hours of work. So there's a lot of underemployment. And then there's disguised unemployment in rural areas because of the demonetization and then the GST and then the pandemic, a lot of unorganized sector workers, they lost employment and they went back to the rural areas. Now in the rural areas, therefore they will do some work in their field or somebody's field, some marginal work. So there's a lot of disguised unemployment in the rural areas. So therefore the unemployment figures in India do not reflect the correct picture, especially of the unorganized sector. तो अरुण कुमार, जो कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं देश के, बता रहे हैं कि जो सीएमआई के आंकड़े भी हैं वो उस खतरनाक आंकड़े से बहुत ही पीछे हैं जो वाकई में हिंदुस्तान के भीतर हो सकता है। अनुपम हमारे साथ जुड़े हैं युवा हल्ला बोल के जरिए, लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे, आवाज़ अपनी सरकारी विभागों के अधिकारियों और नेताओं और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाते रहे हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद नेहा जी। अनुपम जी, बीते दिनों हमने देखा कि आपको तिहाड़ जेल ले जाया गया और आप पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि तिहाड़ जेल किस आरोप के तहत आपको ले गई पुलिस, क्योंकि आपका कहना है कि आप बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पिछले दिनों हरियाणा में एक युवा जो है जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसके मौत की शोक में एक कैंडल मार्च निकालने वाले थे। क्या अराजकता फैलाने की कोशिश जो पुलिस ने आप पर आरोप लगाए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है?
हाँ नेहा जी, दो तरह की बातें हैं। एक तो जो असल कारण है, मैं वो पहले बताऊंगा और उसके बाद जो कारण हमें बताया गया है मैं उस पर भी आ जाऊंगा। हम्म। जो असल कारण है वो ये कि मैं पिछले कई वर्षों से लगातार जो बेरोजगारी का एक राष्ट्रीय संकट है हमारे देश में, उस पर लगातार बात कर रहा हूँ, उस पर आंदोलन कर रहा हूँ, उससे संबंधित अलग अलग तरह के मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो युवाओं के हक अधिकार की बात है हम्म। वो करता रहा हूँ। सही मायने में जो राष्ट्र निर्माण है उसके लिए हम लोग, हमारे साथी लोग मिलजुल के युवा हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। पहला अपराध तो ये है जिस कारण से हमें दिल्ली के कनॉट प्लेस से उठा लिया गया और उसके बाद सरप्राइजिंगली जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हम्म। जो अपराध हमें बताया गया है वो इससे समझ में आएगा कि धाराएं कौन सी लगाई गई है। मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे उठाया गया था, जी। मतलब कि मैं कोई अपराध कर सकता था इस कारण से उठाया गया। और हमारे देश के नियम कानून और दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से और खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नोटिफिकेशन जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर के आलोक में था उसके हिसाब से 107 151 प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में जब किसी को उठाया जाता है जी। तो 24 घंटे में जनरली जो है उसको रिहा कर दिया जाता है। उसको जनरली मजिस्ट्रेट वार्निंग देके छोड़ देते हैं या फिर एक्सट्रीम केसेस में पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग था कि इन लोगों ने पहले से तय कर रखा था, इनका पूरा इरादा साफ था कि मुझे जेल भेजना है और इसलिए अगले दिन मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे उठा के। तो मैं अभी गुरुवार की शाम से शनिवार की देर रात तक लगातार जो है डिटेंट था, भूख हड़ताल पर भी था, हमने कोई कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया। तो और फिर हमारे जो लीगल टीम थी, हमारी जो वकील थी, वकीलों की जो टीम थी, उन्होंने पूरी मजबूती से ताकत से जब इसका प्रतिरोध किया शनिवार को, तब जाके हमें कंडीशनल बेल मिला है। अभी भी हमें कंडीशनल बेल मिला है। तो एक मायने में देखिए कि ये ठीक है, शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, लेकिन आज के भारत में ये आम बात होती जा रही है कि आप अगर सत्ता से, सरकार से सवाल करते हैं, आप सवाल पूछना तो दूर की बात है, अगर आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं निडर होके, तो इतना काफी हो गया है कि आपको प्रताड़ित किया जाए, आपको सजा दी जाए, और हम लोगों को भी सजा दी गई इस उम्मीद में कि हम शायद इस तरह के एक्शन से डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमें इनसे डर नहीं लगता है। और दूसरी बात की एक संदेश देने की कोशिश हुई, जो इस वक्त देश भर में अग्निपथ के हिसाब के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, और क्योंकि मैं लगातार सेना भर्ती को लेकर भी इस पर भी आवाज उठाता रहा हूँ, पिछले साल 1.5 साल से हम लगातार कैंपेन कर रहे थे, अलग अलग माध्यमों से सृजनात्मक रचनात्मक ढंग से इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि सेना में बड़ी तादाद में पद रिक्त पड़े हुए हैं। वो पद जो स्वीकृत है, सैंक्शनड है, लेकिन वेकेंट पोस्ट है सेना में, वो भी ऐसे समय में जब हमारी सीमा पर तनाव है हर जगह, पीओके से लेके लद्दाख तक, लद्दाख से लेके तवांग तक, यहाँ तक कि अब तो जो उत्तराखंड के पास जो नेपाल के साथ बॉर्डर है वहां पे भी तनाव है, डोकलाम में भी तनाव है, हर जगह तनाव है, हमारी सीमाओं पर तनाव है और हमारी सेना में पद रिक्त है। और पिछले लगभग 3 साल से उन पदों को भरने की कोशिश नहीं हुई। बहाना बनाया गया कोविड का, उस कोविड का बहाना बनाया गया जिस दौरान बड़े बड़े इलेक्शन कैंपेन्स तो हुए, कई चुनाव हुए, लेकिन भर्तियों को उस बहाने रोक दिया जाता था। तो मैं लगातार इस पर भी बात कर रहा था। पिछले 18 मई को मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को पत्र भी लिखा, पत्र लिख के उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो रूटीन रिक्रूटमेंट है आर्मी में और डिफेंस फोर्सेस में, उनको आप शुरू करें। 3 साल भर्ती ना निकालने के कारण जो भारी संख्या में युवा जो ओवर एज हो गए, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए जो एज रेंज है वो काफी कम होता है, 21 साल की उम्र के बाद लोग ओवर एज होने लग जाते हैं। तो हमने ये मांग की थी कि जो लोग ओवर एज हो गए आपकी गलती से, क्योंकि आपने भर्ती नहीं निकाली और जो सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे, उनको आप कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट दे, ये डिमांड हम लगातार कर रहे थे। और अब जो प्रदर्शन हुए इनमें हम लोगों की भूमिका थी, तो इस कारण से हमें उठा लिया गया ताकि इन प्रदर्शनों को भी कमजोर किया जा सके और जो लोग पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक ढंग से प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है ताकि जो वायलेंट एलिमेंट्स है उनके लिए स्पेस बन सके इस प्रोटेस्ट में। ये सरकार की रणनीति का भी हिस्सा है। जी अनुपम जी, आपकी बातों से ही एक सवाल निकल रहा है, लेकिन एक ब्रेक का इशारा किया जा रहा है। एक ब्रेक लूंगी फौरन और लौटूंगी स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में फिर से स्वागत है आपका। बेरोजगारी पर भड़की आग, देश में किस तरह से बेरोजगारी की बात की जा रही है, बहस शुरू हो चुकी है। अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा लंबे समय से देश के भीतर उठाते रहे हैं। अनुपम, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी ही बातों से एक सवाल मन में आया था कि आपने 18 मई को रक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें मांग की थी कि ऐसे युवाओं जिनकी एज लिमिट चली गई है पैंडेमिक की वजह से, सेना में जाना चाहते थे, कोशिश भी की थी और प्रोसेस पूरा भी हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग होना बाकी थी, लेकिन उसके बावजूद 14 जून को अग्निपथ योजना आ गई है। चलिए इस पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले जानना चाहूँगी कि आपने जब ये पत्र लिखा तो उसका बैकग्राउंड क्या था? क्या आपने अपने आंदोलन के जरिए ऐसे युवाओं की एक बड़ी फौज को देखा, सुना या फिर समझा, उसके बाद आपने ये पत्र लिखने का सोचा? जी नेहा जी, देखिए मैं तो एक लंबे समय से बेरोजगारी की समस्या पे काम कर रहा हूँ, युवाओं के बीच काम कर रहा हूँ और लगातार युवा आंदोलन में हम लोगों की भागीदारी है। इस कारण से हमें तो ये साफ साफ दिख रहा था जी। कि सेना भर्ती न निकाले जाने के कारण देश में युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानसिक अवसाद में जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे देश में गांव गांव में जहां कहीं भी कोई भी ओपन प्लेग्राउंड हो, मैदान हो, गांव हो, कस्बा हो, छोटा शहर हो, कहीं पे भी हो, अभी जैसे यहाँ भारत में सुबह के 5:30 पौने 6 बज रहे हैं, इस वक्त भी देश भर के ऐसे सभी जगहों पे मैदानों में आपको जवान लोग दौड़ते मिल जाएंगे, तैयारी करते मिल जाएंगे। ये लोग सब सेना भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं। मैं तो खूब घूमता हूँ देश भर में और युवाओं के बीच काम करता हूँ और मुझे पता था कि सेना भर्ती न निकाले जाने के कारण कितना ज्यादा आक्रोश और असंतोष पनप रहा है युवाओं के बीच। और इसलिए हमने कैंपेन किया। हमने पिछले साल एक रन फॉर रोजगार के नाम से कैंपेन किया। जब सरकार रन फॉर यूनिटी के नाम पे पूरा एक बड़ा मीडिया ब्लिट्जक्रिग कर रही थी, उस वक्त हम लोगों ने रन फॉर रोजगार का किया, जिसमें सेना अभ्यर्थी भारी तादाद में देश भर के अलग अलग जिलों में दौड़ लगा रहे थे, दौड़ लगा के प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे इस बात की तरफ कि आप सेना भर्ती निकालिए। और पत्र मैंने इसी आलोक में लिखा, इसी लाइट में लिखा था कि आपने जो 3 साल से लगभग रिक्रूटमेंट रोक रखा है और कोविड का बहाना लेकर, उस कोविड का बहाना लेकर जिसके बीच आपने कई इलेक्शन कैंपेन्स कर दिए लंबे लंबे, तो आप जल्द से जल्द सेना भर्ती शुरू करिए। ये इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था इस लेटर का। जी। और फिर जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था सेना भर्ती को लेकर अभी कुछ महीने पहले, और सरकार को शायद ये अंदेशा हो गया था कि अब जो इन बेरोजगार युवाओं में जो असंतोष है वो अब बड़े आक्रोश का रूप ले रहा है और वो इनके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए सरकार अग्निपथ जैसी ये योजना लेकर आ गई। इसके नाम पे भर्ती, तो अल्टीमेटली जब सरकार रिक्रूटमेंट के लिए तैयार भी हुई, मन भी बनाया इतने दबाव के बाद, तो एक ऐसी योजना लेकर आ गई जो न ही युवाओं के हित में है, न ही सेना के हित में है, न ही इस देश के हित में है। इसलिए अब इस योजना का विरोध हो रहा है। इसलिए सरकार को अब ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप जो बिना वाइडर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के, बिना लोगों से बात किए हुए, बिना ऐसे लोगों से चर्चा किए हुए जो आर्म्ड फोर्सेस को समझते हैं, जो आर्मी को समझते हैं, और ऐसे लोगों से बात किए बिना जो बेरोजगार युवाओं के एस्पिरेशंस को, कंसर्न्स को समझते हैं, जो मन में आया वो सीधा थोप दिया और कह दिया कि ये सबके लिए अच्छा है। इसलिए उसका विरोध हो रहा है। जी अनुपम जी, आपने कहा कि आपको ये महसूस हो रहा था कि आक्रोश बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन शुरू हो गया युवाओं का अग्निपथ योजना को लेकर, पैन इंडिया पूरे देश भर में एक हिंसक प्रदर्शन देखा गया, युवाओं का गुस्सा देखा गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। क्या आपको ये अंदेशा था कि ये आक्रोश जो है ये इतना बड़ा हिंसक रूप अख्तियार कर लेगा? आपको इस बात का अंदेशा था पहले से ही? देखिए, है क्या कि जब आप कहीं पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार छीनने लग जाएंगे लोगों से, तो इसकी पूरी संभावना होती है कि प्रदर्शन हिंसक हो जाएंगे। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके पीछे का एक लार्जर रीजन है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि सेना में भर्ती में सरकार की तरफ से गड़बड़ियां, खामियां रही या डिले हुआ, ये तो रीजन है, बट देयर इज अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। The larger context is the rising unemployment in the country.
प्रॉब्लम यह है कि देश में बेरोजगारी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, बिल्कुल एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी कि सरकार इसका समाधान निकाले जी। लेकिन समाधान तब निकाला जाता है जब आप समस्या का संज्ञान लें। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक आप उसका सोल्यूशन ढूंढना कोशिश नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस सरकार के साथ, वर्तमान भारत की जो वर्तमान केंद्र सरकार है, इसके साथ दिक्कत ये है कि ये प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं कर रही। ये मान ही नहीं रही है कि देश में बेरोजगारी इतने चरम पे, जबकि उसके पर्याप्त आंकड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी सिर्फ कोविड और लॉकडाउन के कारण हुआ। हमारे पास उसके पहले के आंकड़े थे, जो एनएसएसओ का आंकड़ा था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, जो भारत सरकार की अपनी संस्था है और जो बहुत ही क्रेडिबल है, और इंडिया का स्टैटिस्टिकल सिस्टम दुनिया में सबसे क्रेडिबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स में माना गया है। उसकी रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट है, जिसने कहा कि बेरोजगारी हमारे देश में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट है, जो ये कहता है कि हर 2 घंटे में 3 लोग बेरोजगारी के कारण खुदकुशी कर रहे हैं। आप समझिए, भारत युवा देश है। हमारे देश के नेता थकते नहीं है ये कहते कहते कि भारत युवाओं का देश है, युवाओं में बहुत ऊर्जा है, और तरह तरह की रेटोरिक के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन भारत जैसे युवा देश में, जहां पे कि इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि इतनी पॉजिटिव बात है, वहां पे अगर युवा आत्महत्या करने लग जाए, ये तो इस पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का बात होना चाहिए। इस पर सबसे बड़ी बहस, सवाल जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सारे आंकड़े कोविड के पहले से। कोविड ने इस प्रॉब्लम को एग्रेवेट किया, जो प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था 2017, 2018 तक, 2016 तक, और जो कि सरकार की नीतियों का जिसमें बहुत बड़ा योगदान था। ये एक बड़ा कारण है कि क्यों युवाओं में आक्रोश है। और ये जो सेना भर्ती का जो प्रदर्शन है, देखिए ये ऐसे कई मौके आए। आपको ध्यान में होगा नेहा जी, आज से कुछ महीने पहले रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर इसी तरह देश भर में प्रदर्शन हुए थे। बिल्कुल। उस वक्त भी बिहार में ट्रेनों को रोका गया था। उस वक्त भी उत्तर प्रदेश, बिहार में मुख्य रूप से अत्यंत हाई एनर्जी प्रोटेस्ट हुए थे। उस वक्त भी हमारी भूमिका बिल्कुल ऐसी ही थी कि हम इन प्रोटेस्ट के केंद्र में थे, हम इन आंदोलनों को आगे बढ़ा रहे थे। मैं उस वक्त भी ये बात कह रहा था कि चाहे बात रेलवे में भर्ती की हो, चाहे सेना भर्ती की हो, चाहे राज्य स्तर पे शिक्षकों की भर्ती की हो, ये सब अलग अलग माध्यम है जिसके जरिए वो गुस्सा फूट कर निकलता है। जो गुस्से का मुख्य कारण देश में भीषण बेरोजगारी और उस समस्या का सरकार द्वारा संज्ञान न लिया जाना है। अगर सरकार चाहती है कि इस तरह के प्रदर्शन ना हो, अगर सरकार चाहती है, अगर सही में युवाओं के कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहती है, तो जैसे इस वक्त अग्निपथ को लेकर जो कंसर्न है उसको तो एड्रेस करे ही, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को जो बेरोजगारी को लेकर जो एक वाइडर प्रॉब्लम है, जो कि सेना भर्ती से कहीं ज्यादा बड़ी है, सिर्फ अग्निपथ तक लिमिटेड नहीं है, उसको लेकर चिंता करनी पड़ेगी, उसको लेकर सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से सिर्फ शोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को समाधान भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सरकार सुनती नहीं, ये सरकार सिर्फ बोलती है, और बोलती ऐसे है जैसे कि सिर्फ इन्हीं को पता है कि किसी के लिए बेहतर क्या है। कोई भी जो इनका विरोध कर रहा हो, वो इनको लगता है कि उसको किसी ने भड़का दिया है। ये भी एक तरह का अपमान है देश के नागरिकों का कि कोई भी आदमी जो आपकी किसी भी नीति का विरोध करे, आपसे कभी भी सवाल पूछ ले, आप उसके बारे में कह दे कि उसको किसी ने भड़का दिया, विपक्ष ने भड़का दिया, इसने भड़का दिया, उसने भड़का दिया, मतलब उसका अपना दिमाग ही नहीं है, उसको सोचने समझने की ताकत ही नहीं है। ये चरित्र है इस सरकार का। इस चरित्र में अगर ये सरकार बदलाव करे, थोड़ा संवेदनशील हो, थोड़ा जो है संवाद को प्रेफर करे, समझने की कोशिश करे कंसर्न्स को, तब जाके इन समस्याओं का निराकरण हो सकता है। जी अनुपम जी, एक और छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि, और ब्रेक से जब लौटूंगी तो आपसे इस सवाल का ज़रूर जवाब जानना चाहूँगी कि अब जो ये फैसले, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार वाकई अब गंभीर हो रही है या दिख रही है? एक ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में, और अपने दर्शकों से फिर से मेरा निवेदन है कि सीधी बात और खुली बहस जो देश में बेरोजगारी को लेकर हम कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं स्थिति को, वो
आप इससे जुड़ सकते हैं, अपनी बात हमारे सामने रखिए और हम अपनी बात के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश के भीतर बेरोजगारी की स्थिति वाकई में कितनी दयनीय है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में फिर से स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम बेरोजगारी पर भड़की देश में आग को लेकर। अनुपम हमारे साथ जुड़े हैं, युवा नेता हैं, लंबे समय से बेरोजगारी के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, युवाओं के बीच उनकी तकलीफों को समझ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाने की कोशिश करते रहे हैं। अनुपम, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात कही थी कि क्या जिस तरह से अग्निपथ योजना में अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, ये दिखाता है कि सरकार देर से ही सही लेकिन शायद थोड़ा सीरियस हो रही है। नेहा जी, मैं आप ये आवाज क्रैक कर रही थी तो मैं क्लियरली समझ नहीं पाया आपके सवाल को, अगर रिपीट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी, मेरा सवाल है कि सरकार ने जिस तरह से अग्निपथ योजना में अमेंडमेंट्स लाए हैं, अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वो जिस तरह से वायदे कर रही हैं कि अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्या अब बीजेपी या फिर केंद्र की सरकार वाकई गंभीर हो गई है बेरोजगारी के मुद्दे पर, अभी जो एक्शन में दिख रही है? मुझे नहीं लगता है बेरोजगारी के मुद्दे पर गंभीर हो गई है। मुझे लगता है ये लोग अग्निपथ के मुद्दे पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर चिंतित तो जरूर हो गए हैं, लेकिन जो रियल कंसर्न्स है अग्निपथ को लेकर भी, उसको भी ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये जो देखिए अब तरह तरह की घोषणाएं हो रही है, हर दिन कुछ नई बातें आ रही है। वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये इन्होंने डिटेल्ड प्लानिंग पहले की ही नहीं जी, और जो कि इस सरकार की फितरत है। ये कई घोषणाओं में ऐसे हो चुका है। इस सरकार में समझिए नोटबंदी करके उसके बाद विचार किया जा रहा था कि जो नए नोट का जो साइज होगा उस साइज के एटीएम में स्लॉट्स हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो जो डिटेल्ड प्लानिंग होती है किसी चीज की, वो ना करने की आदत, फितरत और चरित्र इस सरकार की। साहब ऊपर से सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा ठीक रहेगा, और वो कर दिया जाता है और उसके बाद उनका पूरा रायता समेटा जाता है धीरे धीरे मिलके। वो अभी भी हम लोग देख रहे हैं। जो घोषणाएं हो रही हैं अलग अलग सरकारों की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा किया, हरियाणा की सरकार ने कहा कि जो अग्निवीर होंगे 4 साल जो सेना में नौकरी करेंगे 4 साल, उसके बाद हम उनको प्रेफरेंस देंगे सरकारी नौकरियों में। और कई कॉर्पोरेट्स हैं देश के जो ट्वीट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे अपने यहाँ, हम नौकरी देंगे। मतलब ये है कि देखिए हर कोई इन अग्निवीरों को पक्की नौकरी देना चाहता है। मतलब भाजपा की राज्य सरकारें भी पक्की नौकरी देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी पक्की नौकरी देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ चौकीदार जब बनाएंगे किसी को, तो हम सेना के ही उन लोगों को चौकीदार बनाएंगे, ये हमारा वादा है। इस तरह की बात, क्योंकि वो भरोसेमंद होते हैं। और इस देश के जो बड़े कॉर्पोरेशंस हैं वो भी अब ट्वीट करने लगे हैं कि जो अग्निवीर आएंगे हम उनको प्रेफरेंस देंगे। सवाल ये है कि हर कोई पक्की नौकरी देना चाहता है, लेकिन जो सेना जो उनको अग्निवीर की उपाधि देगी वो पक्की नौकरी क्यों नहीं देना चाहती? यह सरकार क्यों नहीं देना चाहती सेना के माध्यम से? देखिए जो रियल कंसर्न है वो ये है कि किसी यंगस्टर की भर्ती 17.5 से लेके 21 साल आयु एज ग्रुप की, एज रेंज के किसी युवा की भर्ती सेना में होगी इस योजना के जरिए जी। और उस भर्ती के बाद 4 साल वो सेना में रहेगा। जितने लोग सेना को जानते हैं, समझते हैं जी, उनको ये बहुत अच्छे से पता है, और वो लोग लगातार बोल भी रहे हैं इस वक्त कि देखिए किसी सोल्जर को तैयार करने में कोई 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल सिर्फ नहीं लगता है। हो सकता है कि तकनीकी रूप से जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का हो, लेकिन सही मायने में किसी सोल्जर को तैयार करने में 3 साल, 4 साल, 5 साल तो कम से कम लगते ही है जी। सवाल ये है कि सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है जिसके जरिए सेना किसी अग्निवीर के ऊपर 4 साल तक इन्वेस्ट करेगी जी। उसके ऊपर संसाधन खर्च करेगी, समय लगाएगी, पैसे खर्च करेगी, और जब वो जाकर सही मायने में तैयार होगा कि वो सेना की सेवा कर सके, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे सके, देश की सेवा कर सके, जब वो सही मायने में जाके तैयार होगा तब उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको बेरोजगार बना दिया जाएगा। और उसके बाद उसको उत्तर प्रदेश की सरकार नौकरी देती है कि हरियाणा सरकार देती है कि महिंद्रा देती है कि टाटा देती है कि अंबानी देता है कि अडानी देता है, ये तो सवाल ही नहीं है ना। सवाल ये है कि क्या इंडियन आर्मी जो है वो
भारत के कॉरपोरेट्स के लिए या इंडिया की जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके लिए स्किल्ड मैन पावर तैयार करने वाली ट्रेनिंग एजेंसी है। सेना का एक पर्पस है जी सेना का उद्देश्य है वो है नेशनल सिक्योरिटी। जी क्या इस तरह से 4 साल की भर्ती करके आप सही में नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये है। और देखिए अभी तक मैंने युवाओं की तो बात ही नहीं की, बिल्कुल उन युवाओं की जो सालों साल तैयारी करते हैं। हमारे देश के कई हिस्सों में सेना में जो जाना है वो एक बिल्कुल कल्चरल होता है, वो जज्बे की बात होती है। जी। मतलब आप रेलवे में जाते हैं नौकरी करते हैं, आप टीचर भी बनते हैं तो उसको नौकरी कह लेते हैं, आप आईएएस आईपीएस भी बनते हैं तो नौकरी है। सेना में जाना नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके लिए, कई लोगों के लिए नौकरी है, मैं मानता हूं। मैं बिल्कुल उस आइडियलिज्म वाले रेटोरिक में जाके ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल किसी के लिए नौकरी नहीं है, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए सेना में जाना जो है वो एक स्पिरिट है, जज्बात, एक सम्मान की बात है। उनको इस तरह से 4 साल के लिए भर्ती करके फिर वापस बेरोजगार छोड़ देना 23 साल 22 साल 21 साल 24 साल की उम्र में, और फिर ये कहना कि इनको हम भी नौकरी दे देंगे, हम भी नौकरी दे देंगे, भाई वो तो सवाल ही नहीं है। और उसको कौन कौन नौकरी देगा? सवाल है कि सेना उसको क्यों नहीं नौकरी दे सकती है लंबे पीरियड तक? सेना क्यों ठेके पर चलाई जा रही है? इंडियन आर्मी कॉन्ट्रैक्ट पे और ठेके पे और नेशनल सिक्योरिटी को ठेके पर नहीं रखा जा सकता। ये हमारा कंसर्न है, इसका जवाब देना चाहिए सरकार को। जी अनुपम, चलिए सेना के कंसर्न को जिस तरह से सेना के जो अधिकारी हैं वो शायद टैकल करेंगे या फिर किसी प्रेशर में है इस वक्त, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि युवाओं के बीच रहने का ये कितना आपको फ़ायदा मिला है कि आप ये समझ पाए हैं कि तमाम जो आंकड़े बता रहे हैं वो असल में क्या है, और जमीन पर जो धरातल पर जो हकीकत है बेरोजगारी की, जब हम बात करते हैं शहरों की बेरोजगारी की और बात करते हैं गांव की बेरोजगारी की, तो क्या शहरों में आपको बेरोजगारों की जो स्थिति है वो ज़्यादा दयनीय दिखी और गांव में जो बेरोजगार है उनकी क्या स्थिति आपने देखी? जी देखिए, बेरोजगारी तो हर जगह है, लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो कई बार आंकड़े भ्रमित करने वाले भी होते हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि जैसे जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट किया जाता है लेबर फोर्स के बेस पे, कि मतलब, और लेबर फोर्स होता है कि पूरी वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है जो या तो रोजगार कर रहा है या रोजगार ढूंढ रहा है। जो लोग रोजगार ढूंढ भी नहीं रहे और रोजगार कर भी नहीं है उनको लेबर फोर्स में भी काउंट नहीं किया जाता, तो उनको अनएम्प्लॉयड भी काउंट नहीं किया जाता। सो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फैक्टर ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स हमारे देश में बहुत श्रिंक किया है पिछले कुछ समय में। लोगों में नाउमीदी और हताशा इतनी ज्यादा बढ़ी है कि लोगों ने रोजगार नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है, और उसका सबसे ज्यादा असर हुआ है महिलाओं पे। और ये हमेशा होता है हमारी सोसाइटी में कि जब भी इकोनॉमी पे कोई डिस्ट्रेस आया, जब भी कोई संकट की घड़ी आई, तो सबसे पहले जो लोग उसका फ्रंट फेस करते हैं, जिसके ऊपर सबसे पहले तलवार गाज गिरती है, वो महिलाएं होती है। तो हमारे देश में महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हुआ है। तो जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होता है तो क्योंकि वो फैक्टर है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा दिखने लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि देखिए ये आंकड़े कई बार भ्रमित करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में मनरेगा जैसा कानून है जो कि अनस्किल्ड लेबर फोर्स को कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना सुनिश्चित करता है और कुछ काम उनको मिल जाता है, तो इस कारण से वहां पे हो सकता है कि रोजगार मिल रहा हो कुछ लोगों को, लेकिन अर्बन इंडिया में इस तरह का कोई कानून नहीं है। हम ये इस राइट टू वर्क की मांग करते रहे हैं, या तो मनरेगा को यूनिवर्सलाइज करने की बात या अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाने की बात, जिससे कम से कम जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है उसके बेयर मिनिमम सस्टेनेंस के लिए जो उनको रोजगार मिलना चाहिए उतना ये स्टेट सुनिश्चित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात ये है। तो कई बार आपको आंकड़ों में और रियल फिगर्स, जो रियल लाइफ स्टोरीज है, उसमें थोड़ा सा फर्क दिखेगा। भारत में क्या हो रहा है कि जो आंकड़े हैं उसको दबाया भी जा रहा है बहुत ज्यादा। जैसे ही इस सरकार को समझ में आया कि एनएसएसओ के आंकड़े, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े जो है वो उनके अनुकूल नहीं है, वो आंकड़े बाहर आएंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो वो सरकारी आंकड़ों को ही ये सरकार झुठलाने लग गई, अपने ही एजेंसीज के आंकड़ों को कहने लगी कि ये सही नहीं, इन आंकड़ों में दिक्कत है। तो इस वक्त हमारे देश में डेटा को लेकर भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सीएमआई एक एजेंसी है जिसके आंकड़े को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हर आंकड़ा ये बता रहा है कि देश में बेरोजगारी बहुत गंभीर संकट है, और सड़कों पर और पे एजिटेशंस ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा संकट है। आत्महत्या की और
की खबरें बता रही है। आज मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ दिल्ली से जींद के लिए, हरियाणा में मैं जींद जाऊंगा, आज वहां से भिवानी जाऊंगा। आज मैं 2 ऐसे परिवारों से मिलने वाला हूँ जिनके परिवार में, जिनके घर में नौजवानों ने खुदकुशी की। अनुपम, आपसे जानेंगे लेकिन इन परिवारों के बारे में भी, लेकिन एक ब्रेक का काफी समय से इशारा किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे स्ट्रेट टॉक में, और दर्शकों से फिर से मेरा निवेदन है कि आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क करें और देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है उस पर अपनी बात हमारे सामने रखें। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, फिर से स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक में। बेरोजगारी पर भड़की आग हमारा विषय आज का, जिस पर हम चर्चा करें अनुपम के साथ। अनुपम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि हरियाणा में आप उन गांवों का दौरा करने वाले हैं जहां पर एक परिवार में एक युवा ने आत्महत्या कर ली थी, ये सुनकर कि अग्निपथ योजना अब उसके भविष्य के साथ ये सही नहीं जाएगा। अनुपम, कहीं आप हरियाणा में जो यहाँ जा रहे हैं, जिन गाँव में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कथित तौर पर युवाओं को, बेरोजगार को भड़काने की कोशिश करेंगे आप, या फिर उनको जगाने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, हम तो लंबे समय से जगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस देश का युवा जगा हुआ है। सिर्फ जिस स्तर पे एकजुटता चाहिए उसमें थोड़ी सी अभी कमी है, वो भी हो जाएगा कुछ दिनों में। युवा जगा हुआ है, बस एकजुट होके शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से अगर अपनी लड़ाई को लड़ने लग जाएगा तो दुनिया की किसी सरकार में हिम्मत नहीं है, और यहाँ की सरकार चाहे खुद को कितना भी ताकतवर मानती हो, उसमें हिम्मत नहीं है कि उस युवाओं के असंतोष और इनकी जो एस्पिरेशंस है उनको एड्रेस ना करे। मुझे ऐसा लगता है। और देखिए, ये आरोप मुझ पर तो लगता रहता है, खास करके भाजपा की तरफ से, कि हम जो काम करते हैं उसमें युवाओं को भड़का देते हैं। और जैसा मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये इस सरकार का चरित्र है। ये कोई भी समूह जब इस सरकार से सवाल करता है या इसकी किसी नीति का विरोध करता है तो इनका एक नेचुरल रिएक्शन ये रहता है कि इनको किसी ने भड़का दिया। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो इस सरकार से सवाल पूछ रहा हो, वो इनके हिसाब से, उनके पास अपने सोचने समझने की ताकत नहीं है, अपना दिमाग उनके पास है ही नहीं, उनको भड़का दिया जाता है। किसान प्रदर्शन कर रहे हो तो किसान को किसी ने भड़का दिया, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हो तो डॉक्टर्स को किसी ने भड़का दिया, इंजीनियर्स कर रहे हो प्रोटेस्ट, बीटेक के स्टूडेंट्स कर रहे हो तो उनको किसी ने भड़का दिया, अब जो सेना अभ्यर्थी कर रहे हैं तो उनको किसी ने भड़का दिया। ये बकवास बात है बिल्कुल। लेकिन अनुपम, एक बहुत बड़ी जो प्रोपेगेंडा ये सरकार करती है कई बार। अनुपम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधे पर है जब आप युवाओं के बीच जाएंगे, और अभी जो देश के भीतर स्थिति है कि युवा गुस्से में है, आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे में क्या आपको ये अंदेशा है कि हो सकता है कि आपके जाने से या फिर वहाँ पर किसी तरह की जो है असंतोष जो है उसका जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर चला जाए? इस जिम्मेदारी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नेहा जी, जिम्मेदारी है हमारे ऊपर और हमें उस जिम्मेदारी का भान है, उसका एहसास है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है। सरकार की हमसे कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका है ऐसी परिस्थिति में। सरकार अगर चाहे तो किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं करेगा कभी भी। अब देखिए, हो क्या रहा है कि इस आंदोलन में जो लोग इन प्रदर्शनों का, इस आंदोलन का अहिंसक और संवैधानिक ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं, उनको उठा के सरकार जेल में डाल देती है। और उनको जेल में डालने के कारण इन प्रदर्शनों में फिर वैसे एलिमेंट्स के लिए स्पेस बन जाता है जो वायलेंट हैं, जो अराजक हैं, और उसके बाद ऐसे कुछ चंद लोग होते हैं गिने चुने, जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोई वाजिब मांग उनसे कनेक्टेड नहीं है, उनकी हरकतों के कारण पूरे आंदोलन को फिर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश होती है। आज भी मैं जहां जा रहा हूं, मैं किसी प्रदर्शन में आज नहीं जा रहा हूं। मैं सचिन, एक हमारे साथी थे जो तैयारी कर रहे थे, जो जींद के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके परिजनों से मिलने जा रहा हूं और वहां से फिर भिवानी जाऊंगा जहां पे पवन, जिसने आत्महत्या कर ली थी सेना भर्ती में हो रही डिले के कारण, उनके परिजन से। थोड़ा संक्षेप में बताइएगा अनुपम जी कि आप जब जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है? वहाँ पे सिर्फ शोक जताने जा रहे हैं या फिर और भी आपका कोई प्लान है वहाँ पर? नहीं, आज की तो हमारी जो योजना है वो ये कि हम शोक जताएंगे, उनके परिजनों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं है इस दुख की घड़ी में, हम सब उनके साथ हैं। और हम आगे ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी युवा को इस देश के खुदकुशी ना करना पड़े, आत्महत्या ना करना पड़े, इस तरह का जो एक्सट्रीम स्टेप है वो ना उठाए। जी,
जी, आपकी आवाज नहीं मिली मुझे, क्या कह रही हैं नेहा बिल्कुल, जी? आपका एक संदेश है कि युवाओं को किसी भी परिस्थिति में एक्सट्रीम स्टेप आत्महत्या जैसा जो कदम है वो नहीं बिल्कुल, उठाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना जी, चाहिए, समय बिल्कुल नहीं समाप्त हो लेना रहा है चाहिए। अनुपम जी, लेकिन आपसे बातें करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने बात रखी है यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने की स्थिति वाकई में बेरोजगारी की जो है वो कितनी दयनीय है, कितनी भयावह जो आंकड़े हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सरकार अभी भी उतनी सीरियस नहीं लग रही है, खानापूर्ति की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम आपका। स्ट्रेट टॉक में आज हमने बातचीत की बेरोजगारी को लेकर, देश में भड़की आग पर, और जानने की कोशिश की कि बेरोजगारी का जो मसला है उसको फौरन सरकार को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर लाना चाहिए अगर उसे अपनी सत्ता खोने का डर नहीं है तब। फिलहाल इतना ही आज के लिए स्ट्रेट टॉक में, फिर मिलेंगे आपसे एक और बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।